सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपी स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ मॉडल सेट सेकेंड। ठीक है, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका मैंने सेट सेकेंड लेकर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें समय दिया जाता है आप लोग को पता ही है, 1.5 घंटा की समय होती है, यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय होता है। तो ये झारखंड एकेडमी के थ्रू जो जारी किया गया है जेक के द्वारा सेट मॉडल सेट, उसी का ये इसमें हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, साथ ही साथ आंसर भी मैं लेकर आया हूँ इसी वीडियो पे। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा देर कुछ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी काफ़ी एग्ज़ाम बचे हुए हैं और क्लास 12 के भी स्टडी मैं इसी चैनल पे आप लोगों को शुरू करवा दूंगा। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आगे प्रश्न। तो जी हाँ, जो फर्स्ट प्रश्न आता है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रश्न आता है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर के लमसम में है, 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं वो प्रश्न। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया, मार्टिन लूथर द्वारा 95 यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे दिख नहीं किया थी, मार्टिन लूथर द्वारा 95 तिथीस की रचना कब हुई। तिथीस की रचना कब हुई, तो कब हुई थी, 1517 में। कब हुई थी, 1517 ईस्वी में। ठीक है, when was the 1905 thesis compounded by मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर द्वारा 95 दिस कंपाउंड का आविष्कार कब किया गया। ठीक है, रचना कब की गई। ठीक है, तो कब की गई, 1517 ईस्वी में, यानी 1517 ईस्वी में। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो दूसरा है, इग्नेसिया लोयल ने सोसाइटी ऑफ जीसेंस नामक स्थान की स्थापना कब की। तो कब स्थापना की थी, 1840 ईस्वी में। कब स्थापना की, 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा है। जो ब्राज़ील देश है उसका कौन सी पेड़ के नाम के ऊपर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। ठीक है, तो कौन सा पेड़ था, तो पेड़ का नाम हो जाएगा ब्रासिलवर्ड। क्या था, लावर्ड। ठीक है, लवर्ड नामक पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न चौथा है, इक्का सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। इक्का सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। इक्का सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, कुंजको में थी। कहाँ थी, कुंजको में। ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। ब्रिटेन में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई तो कब हुई, 1780। कब हुई, 1780 से लेके 1850 ईस्वी के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और लुडिज़ेम आंदोलन कब हुआ। लुडिज़ेम आंदोलन कब हुआ, तो कब हुआ, 1811 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच। ठीक है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, आधुनिक चीन के संस्थापक सन्यात सेन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाप सबकोरित। ठीक है, पाप सबकोरित नामक दस्तावेज क्या थी। ठीक है, तो ये एक दस्तावेज है जो है वो, तो इसका क्या है, इसका देख लेते हैं आंसर जो है, उत्तर क्या है। पाप सबकोरित दस्तावेज चर्च द्वारा जारी एक दस्तावेज था। चर्च द्वारा यह दस्तावेज जारी किया जाता है। ये जो दस्तावेज है वो चर्च के द्वारा दिया जाता है। चर्च कहता था, यानी कि जो चर्च होता है, चर्च का कहता था कि यह दस्तावेज व्यक्तियों को उसके कभी भी पापों से मुक्ति दिला सकता है। ये जो दस्तावेज है वो उनकी पापों से कभी भी मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, ये दस्तावेज जो है वो पापों के लिए अक्सर दिया जाता है चर्च में, कि पाप से क्या हो, मुक्ति मिले। ठीक है, चर्च के इस दस्तावेज को बेचकर खूब धन बेटा क्या है दोस्तों, बटोर रहा था। मतलब यह जो दस्तावेज है इसे बेचकर क्या हो रहा है, खूब धन जमा किया जा रहा है, खूब धन लूट रहे हैं। ठीक है, जो चर्च के लोग होते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां जो प्रश्न है वो है, 9वां प्रश्न है, एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए।
एज़टेक और मेसोपोटामिया की लोगों की क्या सभ्यता की क्या करना है, तुलना करना है। तो एज़टेक जो सभ्यता है वो 12वीं सदी में माया सभ्यता के पतन के बाद अमेरिका में एज़टेक लोगों ने सभ्यता की ज्योति जलाई। जो 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता का जब पतन हो गया, यानी कि जब माया सभ्यता ख़त्म हो गया, तो माया सभ्यता को ही एज़टेक सभ्यता में बदल दिया गया। अमेरिका के एज़टेक लोगों ने सभ्यता की ज्योति जलाई, मतलब एज़टेक सभ्यता की क्या की ज्योति जलाई अमेरिका के लोगों ने, ठीक है। एज़टेक लोगों जिन्हें टेनको भी कहा जाता था, ये टेक्नोटिकल टेलोट्लॉक नामक की 2 राजधानियां बनाई। क्या कि ये 2 राजधानी बनाए। इन लोगों की सभ्यता की मुख्यतः विशेषताएं ये थी, यानी कि इन लोगों को जो मुख्यतः सभ्यता है उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इनका समाज 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इनका जो समाज था वो कितने वर्ग में फैला हुआ था? 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे 38वां पत्तों में बांटा गया। इसे क्या 38 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। प्रत्येक पद का शासन एक गवर्नर चलाता था, मतलब प्रत्येक भाग को एक गवर्नर चलाता था। वे कोई देवताओं की पूजा करते थे। वो क्या करते थे? वे कई देवताओं की पूजा करते थे, मतलब एक देवी देवता को पूजा नहीं करते थे बल्कि कई सारे देवी देवता को पूजा करते थे। जैसे सूर्य देवता और अन्य देवी इनमें प्रमुख थे। वे अन्य देवी को देवताओं की जन्मी मानते थे, यानी कि अन्य देवी देवताओं को क्या मानते थे? अपने जन्म देवता मानते थे। इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर उसका प्रयोग करना सीख लिया था। इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर क्या किया? यूज़ करना सीख लिया। अब नेक्स्ट में जो है वो है उन्होंने धार्मिक समारोह में संबंधित एवं पाचन बनाया। इसके अनुसार वर्ष में 260 दिन होते थे। इनके पंचांग में, इनके जो पंचांग होता था उसमें से 260 दिन हुआ करता था। और 1521 ईस्वी में एज़टेक समाज का अंत हो गया। जो अंत हो गया एज़टेक समाज का अंत कब हो गया? 1521 ईस्वी में एज़टेक समाज का अंत हो गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता से अंतरक 3 सभ्यताओं जैसे सुमेर, बेबीलोनिया और सीरिया की गणना की जाती है। इन तीनों सभ्यताओं का जनन जीवन लाभ समान था। समाज में उच्च, मध्य तथा निम्न वर्ग थे। ये जो सुमेर सभ्यता, बेबीलोनिया और सीरिया गण की जाती थी, गिना जाता था। ये तीनों सभ्यता जो थी वो जन जीवन के लाभ में समान था। 2 वर्ग सुखी ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। निम्न वर्ग के लोग दुखी थे। निम्न वर्ग के जो लोग थे, यानी कि कम कारी जो निम्न लोग की जाति हुआ करता था, उन लोग क्या होते थे? दुखी रहा करते थे। समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्थान निम्न था, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का जो अपेक्षा होती है वो क्या थी? निम्न थी। कृषि सिंचाई द्वारा की जाती थी। यहाँ पे कृषि सिंचाई द्वारा की जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग टीन, तांबा तथा कांसे से परिचित थे, यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो टीन के बारे में भी जानते थे, तांबा के भी बारे में जानते थे और कांसा के बारे में भी जाना करते थे। वस्त्र उद्योग उनका प्रमुख व्यवसाय था। इनका जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? प्रमुख जो उद्योग था, व्यवसाय था, वो क्या था? वस्त्र उद्योग, यानी कि कपड़ा। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये लोग भी जो हैं वो सारे देवी देवताओं को क्या करते थे? पूजा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मनोहर उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने सर्वप्रथम लेखन काल का विकास किया। उन्होंने चंद्रमा के आधार पर एक पंचांग बनाया। ये चंद्रमा के आधार पर क्या किए? एक पंचांग बनाए। इसकी सहायता से वे स्त्रियों तथा ग्रहण लगने का अनुमान लगाते थे, यानी कि इसी पंचांग के अनुसार से ग्रहण जो लगता है उसकी क्या करते थे? अनुमान लगाते थे। ओके, अब देखते हैं आगे उन्होंने 10 सामयिक प्रणाली की खोज भी की। इसके आधार पर उन्होंने उन्हें 1 घंटा 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड निश्चित किए। उन्होंने जो है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड क्या किए? निश्चित किए। उन्होंने ही सबसे पहले हिब्बू रिबी की विधि साहित्य नामक कानून की एक पुस्तक तैयार की। इसके अतिरिक्त उन्होंने
कुमार के चक्र, शीर्षों के बर्तन और भवन निर्माण का नवीन शैली का आविष्कार किया। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखते हैं। किरण कर्णों से स्पेन और पुर्तगाल के 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिका महासागर पर जाने का साहस किया। अंटार्कटिका महासागर पर कौन लोग जाने का सबसे पहले 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिका महासागर पर जाने का प्रयास किए? स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने। ठीक है, कुछ विशेष आर्थिक कारणों से स्पेन के लोग को महासागरीय शूरवीर बनाया। कुछ विशेष जो आर्थिक था उसी के कारण स्पेन के जो लोग थे वहाँ के महासागरीय शूरवीर बनाया। स्पेन तथा पुर्तगाल के साहसी नाविक हर समय समुद्र में उतरने को तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने अंटार्कटिक महासागर की दूसरी ओर की भूमिका बहुत कम आकर था। स्पेन और पुर्तगाल के शासक नए समुद्री खोज के लिए धन तैयार रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नहर और रेलवे परिवहन के संक्षेप लाभ क्या है? नहर और रेलवे परिवहन के संक्षेप लाभ लिखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो प्रश्न है, वो क्या है? VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे आप स्किप करके देख लेना, काफ़ी लंबा इसका आंसर है। तो यार इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, काफ़ी लंबा हो गया बट कोई नहीं। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई। इसका कारण यह था कि कोयला को उसके परिमाण और भार के कारण खुले पर सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्चा भी अधिक आता था। यानी कि जब प्रारंभ में नहरें कोयले को शहर तक ले जाना था, यानी कि जब शहर तक कोयला को ले जाना था तो यहाँ पे ले जाने के लिए सड़क का उपयोग किया जाता था, जिसमें सड़क के मार्ग से समय भी अधिक लगता था और खर्च भी अधिक हो जाता था। जबकि उस समय नावों में भार नहरों के रास्ते से जाने में समय और खर्च भी कम लगता था। यानी कि जब नाव से जाते थे, यानी कि समुद्री मार्ग से या फिर नावों से जाते थे, तो उस समय क्या लगता था? समय भी कम लगता था और खर्च भी कम पड़ता था। तो औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गमन करने या उनमें रेशम करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती गई। यानी कि घरों में रेशम की उद्योगी को घर में बढ़ाने के लिए क्या किया गया? कोयला की मांग को बराबर बढ़ती गई। कोयला की मांग जो है बराबर बढ़ती गई। 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली नहर रुसेल को कैलन जेम्स ब्रिडेग 1761 से 72 दर बनाई गई, जिसका प्रयोजना के यह था कि उसके जरिए बॉयलर्स मैनचेस्टर के पास के कोयला भंडार से शहर तक कोयला ले जाया जाए और इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटाकर आधी रह गई थी। कीमत की जो कीमत थी वो घटाकर आधी कर दी गई थी। ओके, दूसरा जो पॉइंट है, नहरों आमतौर पर बड़े बड़े जमींदार द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खदानों या जंगलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बढ़ाई जाती थी। नहरों की सुविधा के कारण नए नए शहर में विक्रय केंद्र बन गई। उदाहरण के लिए ब्रह्मीधाम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिटिश चैनल और मरीज तथा हार्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के माध्यम से स्थित था। 1760 से 1790 ईस्वी के बीच नहरें बनने की 25 नई परियोजना शुरू की गई। 1788 से 1796 ईस्वी तक नहरी नमद के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में कई योजना हाथ में ले ली गई। उसके बाद अगले 60 वर्ष में अनेकों नहरें बनाई गई, जिसकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। 4000 मील से क्या थी? अधिक थी। तीसरा जो पॉइंट है, पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टेफेंस का रॉकेट 1814 ईस्वी में बना। अब तो रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई है जो वर्ष भर में उपलब्ध रहता है, सस्ता और तेज़ी से भी, और माल तथा यात्री दोनों को
ढो सकता था। इसी साधन में एक साथ दो आविष्कार सीमित थे। लोफर, जिसके 1760 के दशक में लकड़ी से बनने मार्ग का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे पथ पर रेल की डिब्बा की सिंचाई की गई। अब नेक्स्ट जो है वो ये है प्रश्न, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? मेजी पुनर्स्थापना से आप लोग क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? 1867 ईस्वी 1867 ईस्वी से 68 ईस्वी में जापान में शोगुन लोकुगलव वंश का शासन समाप्त कर दिया गया, और उसके संस्थान पर नए अधिकारी तथा सलाहकार सामने आए। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश के सम्राट फिर से सर्वस्व बन गए। उसने मेजी की उपाधि धारण की। जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता था। इसी स्थापना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता था। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 1911 ईस्वी की चीन क्रांति से क्या समझते हैं, या क्या कारण थे? समझते नहीं, क्या कारण थे? तो 1911 ईस्वी की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। जो चीन की जो क्रांति थी 1911 ईस्वी में, तो उसकी क्या रीज़न था? बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, इसका रीज़न जो था वो बढ़ती हुई जनसंख्या था। इससे भोजन की समस्या गंभीर होता जा रहा था। यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आप लोग को पता ही है भोजन की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही है तो भोजन की मांग भी बढ़ जाएगी। तो जब भोजन की मांग बढ़ जाएगी तो उपज नहीं होने के कारण क्या होता है? जनसंख्या में जब वृद्धि हो जाती है और भोजन की उपाधि कम हो जाती है तो भूखमरी की शिकायत हो जाती है। तो 1910 से 1911 ईस्वी की भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोग की जानें गई। लाखों लोग की क्या चली गई? जान चली गई। किसके कारण से? भयंकर जो बाढ़ आया उसके कारण से। 1910 से 1911 ईस्वी में जो भयंकर बाढ़ आया उसी के कारण से। तो देश के भूखमरी फैल गई। देखा, जैसे मैंने बोला था कि भूखमरी आ जाता है, वैसा ही भूखमरी यहाँ भी फैल गया। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया। इससे क्या हो गया? लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी। जिसके कारण से विद्रोह का क्या हुआ? विद्रोह की आग भड़क उठी। ठीक है। क्रांति का दूसरा कारण प्रवासी चीनियों का योगदान था। इसमें जो चीनियों के योगदान जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। विदेशों में रहने वाले चीन लोग काफ़ी धनी हो गए थे। वे चीनी में सत्ता परिवर्तन थे, अतः उन्होंने क्रांतिकारी स्थानों की खूब सहायता की। क्रांतिकारी के स्थानों की क्या की? खूब सहायता की। मंचूरी सरकार ने नए कर भी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई। इन कारणों के लगने से चीन के लोग में क्रांति की भावनाएं भड़क उठी। इसी करों के कारण क्या हुआ? क्रांति में भड़क उठी। जापान की उन्नति भी चीन क्रांति का एक कारण के पेश था। चीन के लोग मंचूरी सरकार को समाप्त करके जापान की भांति उत्पत्ति करना चाहते थे। चीन में यातायात के साधनों का सुधार होने के कारण चीन क्रांति के विचार के परस्पर का काफ़ी बल मिला। अतः यह भी क्रांतिकारी एक अन्य कारण था। मतलब यह भी एक जो कारण था वो अन्य एक कारण था। पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। पुनर्जागरण का प्रभाव का क्या करना है? उल्लेख करना है। तो पुनर्जागरण के कारण लोगों के जीवन में कई परिवर्तन आए। जैसा पहला है पॉइंट, नवीन विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं का उदय हुआ। नवीन कारण, विचार, भावना तथा मान्यताओं का भी उदय हुआ। नागरिक जीवन का महत्व बढ़ गया। व्यापार और औद्योगिक की उन्नति हुई। चर्च और पदारी का एक अधिकार समाप्त होने के विचार से अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। अभिव्यक्ति को क्या मिली? एक आज़ादी मिली। उपनिवेशवाद और सामाजिक को बढ़ावा मिला।
राष्ट्रीय राजतंत्र का विकास हुआ, राष्ट्रीय राजतंत्र का विकास हुआ, व्यक्ति तथा राज्य के संबंध को नए सिरे में प्रस्तुत किया गया। अब नेक्स्ट जो है अधिलघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो पहले देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव है। इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा आंसर है, तो आप लोग यार इसे मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, धर्म सुधार आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप लोग क्या करना, गूगल से देख लेना। ओके, गूगल से क्या करना, आप लोग सर्च कर लेना और देख लेना। मेरे पास भी काफ़ी लंबा आंसर है, तो यार इतना ज़्यादा लंबा मैंने नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा है और लंबा था, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने 4 लिखा हूँ, बट यहाँ पे करीबन 7 पॉइंट से अधिक थे। यहाँ पे देखो 4, सॉरी यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोग फिर से। देखो यहाँ से जो लेकर है पहला धर्म परिणाम, ठीक है। पहला जो है धर्म परिणाम है, उसका बाद दूसरा जो है सामाजिक परिणाम है, उसके बाद और सारे जो हैं परिणाम यहाँ पे हम लोग को सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं नहीं लेकर आया, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग खुद से ही देख लेना। क्रोम ब्राउज़र पे आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ऐसा कौन सा कारण थे जिसमें 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नोचलन को सहायता मिली। नोचलन को क्या मिली, सहायता मिली। नावचालन सॉरी यहाँ नौचालन हो गया, लेकिन नावचालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नावचालन, सहायता मिली। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नावचालन में निम्नांकित कारणों ने सहायता पहुंचाई। निम्नांकित कारकों ने क्या की, सहायता पहुंचाई। 1380 ईस्वी में कुतुबुन्नीम अर्थ दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशा की सही जानकारी मिल सकती थी। यानी कि 1380 में कुतुबुद्दीन का दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार होने से क्या हुआ, समुद्री मार्ग में जो खुले समुद्री मार्ग होते हैं उसमें यात्रा करने में क्या होता था, बहुत ही आसानी होती थी। समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था। बड़े बड़े जहाज़ों का क्या होने लगा था, निर्माण होने लगा था, जो विशाल मात्रा में माल की बुलाई कर सकते थे। तीसरा जो है ये जहाज़ आत्मरक्षा के शास्त्र से भी लेस होते थे ताकि शत्रु के आक्रमण का सामना किया जा सके। यानी कि ये जो जहाज़ हुआ करते थे इसमें शस्त्र भी लगे होते थे, जो शत्रु के आक्रमण से क्या किया जा सकता था, बचा भी जा सकता था और उन्हें भी नुकसान दिया जा सकता था, ठीक है। 15वीं शताब्दी के दौरान यात्रा, वसंत सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों का प्रसार ने लोगों के ज्ञान में वृद्धि की। उदाहरण के लिए मिस्र टैलिन ने अपनी पुस्तक में विभिन्न क्षेत्र की स्थिति अक्षांश की देशांतर रेखा द्वारा समझाई थी। इसे पढ़ने से यूरोप वासियों ने संसार के बारे में और अधिक जानकारी मिली। टैलंगनो ने यह भी बताया कि यह पृथ्वी गोल है। टैलंगनो ने क्या किया, यह पृथ्वी गोल है, इसका भी सिद्ध किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की खोज यूरोपीय विद्वानों के विकास के जन्म दिया कैसे। उपनिवेशवाद है, सॉरी फ्रेंड, ये जो प्रश्न है वो काफ़ी उल्टा मैंने बोल दिया। दक्षिण अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया कैसे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे भी मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग चाहो तो आप क्रोम पे इसका भी आंसर देख सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम पे इसका आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने दिया हूँ सारा, ये PDF आप लोग को सीधा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन नहीं किए हो यार तो कर लो, ठीक है। लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके अबाउट सेक्शन में जाना है, और अबाउट सेक्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 18वां है, विश्व के विभिन्न देशों में रेल आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सबसे पहले ये जो प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक, अब विश्व में विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुलनात्मक विवेच कीजिए, इस पे मतलब क्या करना है, विवेच करना है, बातचीत करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो देख लेते हैं, छोटा भी आंसर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। रेलवे के आ जाने से औद्योगिक तथा समाजवादी देशों को लाभ पहुंचा। अब वे अपने उपनिवेश के भीतर भागों तक जाकर वहां के साधनों का शोषण कर सकते थे और अपने सकते थे। इसके विपरीत उपनिवेशों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और उन्हें घेर निर्धन का सामना करना पड़ा। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के देश 10 व्यापार का शिकार हो गए। जो दक्षिण अमेरिका जो थे वो 10 का व्यापार में शिकार हो गए, 10 व्यापार के शिकार हो गए। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है 19वां है, हमको मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न भी होगा। जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए? देखते हैं आंसर। जापान का एक आधुनिक समाज के रूपांतर रोज़ाना की ज़िंदगी में आए बदलाव में भी देखा जा सकता है, परंतु परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैल गए। नए घर का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई साझा ने नए तरह के घरेलू उत्पादनों का, नए किस्म के परिवारों की मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियां ने शुरू में 200 एन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 एन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान हुए हुए कराए। नए मध्यम वर्ग परिवार ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीके का लुत्फ़ उठाए। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो जो था काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए थे और ये लास्ट प्रश्न था। यानी कि हर दिन का जो होता है वो 19 प्रश्न होता है। कितना होता है? 19 प्रश्न हमारा सेट में दिया रहता है। 19 प्रश्न में हमको लगभग 7 से 10 के बीच में ही 10 के बीच में ही हमको आंसर देना रहता है। ठीक है, तो यार उम्मीद करूँगा इसमें से आप लोग अच्छा प्रश्न आए। जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था इस सेट में, लेकिन यार जो फर्स्ट सेट है और थर्ड सेट का भी तो मैं बताया नहीं हूँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने क्योंकि अभी सेट तैयार नहीं किया हूँ, बट सेट को मैं देख रहा था, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को मैंने टैपिंग किया हूँ। टैपिंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी लेट से वीडियो बना पाता हूँ यार। लेकिन हमारा एग्ज़ाम कल ही है, तो यार आज ही मैं दोनों वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो तो अभी जस्ट अपलोड हो गया ही होगा, आप लोग देख ही रहे हो। तो यार अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को यार आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को क्या करो लाइक कर दो। ओके, जिससे कि सब्सक्राइब करोगे तो हमारा जो भी नया वीडियो हो वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जो घंटी का बटन दिख रहा है उसको ज़रूर दबा देना। लाल बटन दबाने के बाद ही आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा। उसके बाद उससे दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कर देना। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग स्टूडेंट हो तो यार ऑल पे प्रेस कर देना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार मैं जो वीडियो PDF लेकर आता हूँ सब अपने से टाइपिंग करता हूँ और टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और फ़ोन से टाइपिंग करने में यार तो आप लोग समझ सकते हो यार, फ़ोन में टाइपिंग करने में कितना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे पास PC भी नहीं है जिससे कि मैं आप लोग के लिए जल्दी से टाइपिंग कर सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और वीडियो भी समाप्त हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं ना लेते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नए सेट के साथ नई वीडियो पे। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट।